जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने बहुत से संगीतकारों के गाने सुने हैं जो आपके दिल में बस जाते होंगे, लेकिन आज वो दौर है जहां लोग अलग अलग सिंगर को पसंद किया करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब एक सिंगर ने पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रखा था और उनके गाने जिन्हें आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं और उनके सुरों के दीवाने हैं। और वो संगीतकार और कोई नहीं बल्कि महान गायक मोहम्मद रफ़ी हैं, जिनके गाने किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे संगीतकारों को भी हिला कर रख दिया था। धीरे धीरे दिल बेकरार होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं मोहम्मद रफ़ी के जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। सुरों के सम्राट और हजारों गीतों को अपनी मधुर आवाज देने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब को कौन नहीं जानता। मेरा महबूब आया है। उनकी आवाज में जादू ही कुछ ऐसा था कि इस दुनिया में जाने के कई दशकों बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि फैन फॉलोइंग हमेशा से ही बढ़ती चली गई। रफ़ी साहब वो सिंगर हैं जिन्होंने 60, 70 और 80 के दशक में बहुत सारे एक्टर्स को अपनी आवाज देकर और भी फेमस बनाया है, जो बलाएं भी तो टूट न पाए, जिसके कारण उन्हें भारत के सबसे महान गायकों की गिनती में गिने जाने लगा था। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1924 से, जब पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह ब्रिटिश इंडिया में मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था और रफ़ी अपने कुल 6 भाइयों में दूसरे सबसे बड़े थे। सुरों की समझ तो मानो रफ़ी साहब के अंदर बचपन से आ गई थी, क्योंकि जब वो करीब 2 साल के थे तब उन्होंने अपने दरवाजे पर गाते हुए फकीर बाबा की आवाज की नकल उतारना शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में उनके घर पर आने वाले फकीरों के साथ वो भी गाने के लिए निकल जाया करते थे। तभी फकीरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि रफ़ी बड़े होकर जरूर ही एक सफल गायक बनेंगे, और शायद यही दुआ आगे चलकर रफ़ी साहब के काम भी आ गई। इसी तरह से आगे चलकर 1935 आते आते रफ़ी साहब के पिताजी लाहौर चले गए और यहीं से मोहम्मद रफ़ी ने क्लासिक म्यूजिक सीखना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने उस्ताद अब्दुल मजीद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निज़ामी जैसे संगीतकारों से संगीत सीखा और फिर 13 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। 1941 में रफ़ी साहब ने पहली बार एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में प्लेबैक सिंगर काम करना शुरू किया। गया आसमां जाने मन। और फिर इसी साल ऑल इंडिया रेडियो लाहौर स्टेशन में उन्हें गाना गाने का भी बुलावा आया। हालांकि गायकी में अपना करियर बनाने के लिए 1944 में मोहम्मद रफ़ी बॉम्बे शिफ्ट हो गए और यहाँ आकर उन्होंने भिंडी बाजार नाम के एरिया में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। फिर मुंबई के अंदर तनवीर नकवी नाम के कंपोजर ने मोहम्मद रफ़ी को अब्दुल राशिद कारदार और महबूब खान जैसे फिल्म प्रोड्यूसर से मिलवाया। यहाँ से तो मानो रफ़ी की जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि उन्होंने एक बार मौका मिलने के बाद अपनी सिंगिंग की ऐसी छाप छोड़ी कि लोग देखते ही देखते उनके आवाज के दीवाने हो गए। मुंबई में अगर देखा जाए तो पहली बार उनका गाना जीएम दुरानी के साथ आया था, जो कि गांव की गोरी फिल्म के लिए था। एक तरह से यहीं से 1945 से मोहम्मद रफ़ी का हिंदी फिल्मों में बतौर सिंगर डेब्यू हुआ और 1945 में ही मजनू फिल्म के लिए गाए हुए गाने तेरा जलवा जिसने देखा मैं पहली बार वो स्क्रीन पर भी दिखाई दिए। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन की बारी आई, तब रफ़ी साहब ने भारत में ही रह जाने का फैसला किया और फिर इसी तरह से ही साल दर साल बीतते गए और रफ़ी साहब ने अपनी आवाज का जादू कुछ यूं छोड़ा कि लोग उन्हें जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग सुरों का सम्राट कहकर बुलाने लगे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने नौसाद अली, गोपी नायर, शंकर, जय किशन, एसडी बर्मन, कल्याणी जी, आनंद, लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल और रोशन जैसे कई सारे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है।
इन म्यूजिक डायरेक्टर्स में से नौशाद अली ने मोहम्मद रफ़ी को आगे बढ़ाने में खूब मदद की थी और यही वजह है कि सिर्फ उन्हीं के लिए रफ़ी साहब ने 149 गाने गाए थे। इसी बीच 1960 में 14वीं का चांद हो 14वीं का चांद फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए मोहम्मद रफ़ी को फिल्म फेयर का अपना पहला अवार्ड मिला और इसी साल नीलकमल फिल्म का गाना बाबुल की दुआएं लेती जाना ने नाजुक डाली तुझे हर पल नई उन्हें नेशनल अवार्ड का भी विनर बनाया। हालांकि 70 के दशक में गले के इन्फेक्शन की वजह से उनके गाने बहुत ही कम हो गए थे, लेकिन कुछ सालों में उन्होंने अपने आप को फिर से तैयार कर लिया और फिर इसके बाद एक बार फिर उन्होंने संगीत की दुनिया पर राज किया। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। इसी तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में 28,000 से भी ज्यादा गाने गाए, जिसके लोग आज भी दीवाने हैं और ऐसा रिकॉर्ड बना पाना आज के संगीतकारों के लिए बहुत ही मुश्किल है। आज ना तो ऐसा सिंगर मिलेगा, ना ही उनकी तरह आवाज। बता दें, मोहम्मद रफ़ी के बाद इंडस्ट्री में किशोर कुमार ने भी कदम रखा था, जिनकी आवाज उस समय के दौर में लोगों को काफी पसंद आई थी। धरती ये नदिया। यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में अगर अंतर करने को कहा जाए तो लोग किसी को भी नहीं चुन पाते, क्योंकि दोनों महानायक अपनी आवाज की वजह से दुनिया भर के लोगों के दिलों पर छा गए थे और किसी की आवाज में कमी निकालना किसी के बस की बात नहीं थी। यही नहीं बल्कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने साथ में बहुत काम किया। दोनों ने साथ में पहला गाना भागम भाग के लिए गाया था। वो जीने का मजा बिना खता। इनकी जोड़ी ने 30 से ज्यादा टैक्स साथ में गाए, जिनमें यादों की बारात, हम प्रेमी प्यार करना चाहें, तेरा जलवा तौबा है पर्दा जैसे तमाम गाने शुमार है। इसके अलावा मोहम्मद साहब की आवाज पर किशोर दा अपनी फिल्म रागिनी, शरारत और बागी शहजादा में लिपसिंग भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज में ऐसा जादू था कि किशोर कुमार जो गाना नहीं गा पाते थे वो मोहम्मद रफ़ी ही अपनी आवाज दिया करते थे। यूं ही नहीं, उन्हें संगीत का महानायक कहा गया है और जब मोहम्मद रफ़ी ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब किशोर कुमार बहुत ही उदास हुए थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त और एक ऐसे सिंगर को खो दिया। कई बार ऐसी खबरें आया करती थी कि दोनों के बीच अनबन भी है, क्योंकि उस दौर में उन दोनों की आवाज का कोई मुकाबला नहीं था, पर असल जिंदगी में दोनों काफी अच्छे दोस्त थे जिन्होंने साथ में काम भी किया था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद रफ़ी की लाइफ से जुड़ी इन बातों के बारे में जानकर? क्या आपको भी संगीतकार मोहम्मद रफ़ी के गाने पसंद है? अगर हाँ तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।